हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 23 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि सपनों को अपनी सांसों में रखो। क्या सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही होगी। ऐ दोस्तों, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। यानी आप अपने लक्ष्य को टारगेट करके रखें और मेहनत करते रहें तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अपने सेशन की ओर चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन होंगे। तो वह हैं लॉरेल हर्बर्ट। कौन है? लॉरेल हर्बर्ट हैं। ये इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद न्यूजीलैंड कहाँ के हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। न्यूजीलैंड के हैं, वेट लिफ्टर हैं। और लॉरेल हर्बर्ट इतिहास और सुर्खियों बटोरने के साथ साथ विवाद भी हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले ही अपना जेंडर को चेंज करवाया था। इसके बारे में देखते हैं कि 43 वर्षीय, कितने साल के? 43 वर्षीय लॉरेल जो ओलंपिक में चौथी बार सबसे उम्र दराज भारोत्तोलक होंगी को टोक्यो ओलंपिक महिलाओं की किस कैटेगरी में ये जाएंगे। तो महिला की कैटेगरी में 47 किलोग्राम प्लस वर्ग में ये जो है पदक के दावेदार होंगे। ठीक, यानी कि उनसे यह जो है कंपटीशन करेंगे। 87 किलो जो वर्ग के प्लस में होंगे और ये महिला कैटेगरी में खेलेंगे, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, हालांकि ट्रांस समूहों द्वारा उनके शामिल होने का स्वागत भी किया गया है, लेकिन उन लोगों द्वारा सवाल भी उठाया गया है जो मानते हैं कि 2012 से पहले ट्रांसजेंडर बदलवाने से पहले यह पुरुष थे। यानी 2012 से पहले ये पुरुष थे, उसके बाद इन्होंने अपना जेंडर को चेंज करवा लिया था। ठीक है, जिसकी ताकत और शक्ति ज़रूर इनको लाभ मिलेगा। यानी इन्होंने कहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये पहले पुरुष थे, अब ये महिला कैटेगरी में लड़ रहे हैं तो इनको जो ताकत और वो शक्ति है पुरुषों वाली, वो इनका फ़ायदा इनको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कुछ लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाले देशों में कौन सा देश बन गया, यानी उसका नंबर क्या है। तो वह फ्रेंड्स 5वां कौन सा नंबर है एफडीआई आकर्षित करने के लिए 2020 में भारत की जो रैंकिंग आई है पूरे विश्व में 5वें स्थान पर है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि विश्व व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड कौन जारी करता है, ये ज़रूर आप याद रखें। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विश्व निवेश रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ठीक, महामारी के बीच में 2020 में सबसे ज़्यादा एफडीआई पाने वाले दुनिया के 5 देशों में भारत शामिल है। और संयुक्त राष्ट्र की 21 जून को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में 64 अरब डॉलर की एफडीआई आई थी। मतलब 64 अरब डॉलर की जो है एफडीआई प्राप्त की गई है। जून 2019 में 51 अरब डॉलर से 27% ज़्यादा, यानी कि 27% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवा की मांग में तेजी आई है। इससे आईसीटी उद्योग एवं ग्रीनफील्ड एफडीआई और परियोजना घोषणाओं का मूल्य 22% से ज़्यादा बढ़ करके जो है 81 अरब डॉलर तक हो गया है। यानी कि भारत को जो है कोविड-19 महामारी के दौरान भी एफडीआई में अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। तो वह देश कौन सा है? भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ? अमेरिका के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPEF तो के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SSF के तहत हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरू किया है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। और यह कार्यबल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और
USISPF द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कार्यबल जो है डिकार्बोनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्र और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचाने में भारत की यह मदद करेगा। तो भारत और अमेरिका ने यह पार्टनरशिप की है, ठीक। और फ्रेंड्स जो है अमेरिका इस समय भारत के जो है ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि वह चीन को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में अमेरिका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है। यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है, तो वह है एम योगा ऐप। क्या है, एम योगा ऐप। इस डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च किया है, ठीक। ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि पीएम द्वारा कोई ऐप या पोर्टल लॉन्च किया जाता है तो वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो पीएम द्वारा एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप को विश्व की किन किन लोगों ने इसको मिलकर बनाया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, ठीक। ऐप विभिन्न भाषाओं में कई योग प्रशिक्षण वीडियो, ऑडियो अभ्यास सत्रों के साथ साथ पहले से लोड है, जो हमारे घरों में आराम से इसको किया जा सकता है उस वीडियो को देख करके, ठीक है। वर्तमान में एम योगा ऐप में अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय या महीनों में अन्य संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है उनमें भी यह उपलब्ध होगा। इस पहल के माध्यम से पीएम मोदी सरकार का लक्ष्य एक विश्व एक स्वास्थ्य यानी कि वन अर्थ वन हेल्थ के आदर्श वाक्य को प्राप्त करना है। कुछ दिन पहले ही यही नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ का आदर्श वाक्य भी दिया था। ये उसी की जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है। तो वह कौन से दो बैंक है फ्रेंड्स, तो वह हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जो बैंक सरकारी बैंक है, इनमें सरकार जो है 51% अपनी हिस्सेदारी को क्या करेगी, बेचने के लिए तैयार है। तो डिटेल देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक का चयन किया है। केंद्र सरकार ने इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का निवेश करेगी और पहले चरण में 51% हिस्सेदारी को बेचने की योजना है। प्राइवेट होने के वाले बैंक दोनों बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की शेयर बाज़ार में मार्केट वैल्यू जो है कितनी है, 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से इंडियन ओवरसीज़ बैंक की मार्केट कैप जो है अकेले ही 31,641 करोड़ है। फ्रेंड्स कुछ ही समय से ये 2015 के बाद से जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है वो थोड़ी सा चिंता का विषय है, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट ही होती जा रही हैं, जिससे सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने में बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन भी जो है देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि हम लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 21 जून को, कब 21 जून को मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है कि हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यकता भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक। यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वह क्या है, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ये इस बार की थीम है। थीम आप ज़रूर याद रखें, एक बार या दो बार आप उसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगी। मतलब 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ठीक। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 में, कब 2005 में हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और इस दिन का आयोजन सन 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन भी बनाया गया के द्वारा हाइड्रोग्राफर्स
उसके काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व के बारे में प्रचारित करने के लिए किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1921 यानी काफ़ी पुराना संगठन है। 1921 में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन की स्थापना हुई थी और इसके जो महासचिव हैं वह कौन है? माथियास जोनास। कौन है? माथियास जोनास हैं। और इसका जो मुख्यालय है वह है मोनाको। कहाँ पर है? मोनाको में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस समय जो योजनाएं हैं और जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, यह जो योजना है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को शुरुआत की है, तो वह राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स वह है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार ने यह पहल शुरू की है। डिटेल देख लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरू किया है। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और इसमें से 5 लाख रुपए जो है वह सरकार की ओर से अनुदान होगा, यानी छूट मिलेगी और 5 लाख रुपए ही ऋण के रूप में जमा करने होंगे। और इसमें क्या है, 84 किस्तों में इसको देना होगा। फ्रेंड्स, ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी युवा उद्यमी योजना है, इसमें जो है 5 लाख रुपए पर 1% ब्याज लगेगा, जबकि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पर एक भी ब्याज नहीं लगेगा, यानी कि यह ब्याज मुक्त होगी। और इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर सभी वर्गों के युवा और महिलाएं सरकार से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन और पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा अवार्ड से जो है यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021, कौन सा? यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? सुमिता मित्रा। कौन है? सुमिता मित्रा को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल है कि भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। और वह मजबूत और आर्थिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक किसका? नैनो टेक्नोलॉजी या तकनीकी का एकीकृत उपयोग करने वाली वह पहली व्यक्ति बन गई हैं, यानी कि दंत की चिकित्सा में नैनो टेक्नोलॉजी का इन्होंने उपयोग किया और ऐसा करने वाली वह पहले व्यक्ति बन गई हैं। और यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है और जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष इसको दिया जाता है। ठीक, तो आप इनका नाम जरूर याद रखें। ये भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक रसायनज्ञ हैं सुमिता मित्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो फुल फॉर्म है जरूर एग्जाम्स में 1 या 2 पूछे जाते हैं और वही एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो अभी ये काफ़ी चर्चा में था कि CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CSS क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो इसका पूर्ण रूप पूछा है कि क्या है? तो CSS, C से हो गया फ्रेंड्स कोविड और S से हो गया सेवेरिटी और इस S से हो गया स्कोर, यानी कोविड सेवेरिटी स्कोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड सेवेरिटी स्कोर्स नामक एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, और जो एल्गोरिथम के आधार पर क्या करेगा? एल्गोरिथम के आधार पर कोविड-19 के रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता है, मतलब जो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है उनकी पहचान करेगा। और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक एल्गोरिथम को विकसित किया गया है। यह लक्षण संकेत, महत्वपूर्ण मापदंड, परीक्षण रिपोर्ट्स आदि के उपायों और उपयोग करके एक कोविड सर्वेरिटी स्कोर्स को आवंटित करेगा, यानी उसकी पूरी एक डिटेल देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछते ही रहते हैं। रेलवे, MPPSC और
जो अदर स्टेट्स अलग अलग स्टेट्सों में एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़रूर पूछता रहता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि कोई चीज़ पर्यावरण से रिलेटेड है तो वो ज़रूर पूछी जाती है। तो WWF इंडिया यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इंडिया की जो है फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो वह कौन है? उपासना कामिनेनी। कौन है? उपासना कामिनेनी को इस फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं कि WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स इंडिया के ने अस्पतालों और वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल, कहाँ की हैं? अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा, अधिकांश इको क्षेत्रों को ये कवर करेंगे। ठीक, फ्रंट लाइन फॉरेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य ही होते हैं और समुदायों और संरक्षण के बीच में एक इंटरफेस बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WWF के जो है इसका इंडिया में जो उसकी शाखा है उसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वह दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। कब? 1969 में, 1969 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड और ये जितने भी क्वेश्चन आज 23 जून के थे वह मेरे द्वारा लाए गए हैं। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवीजन करते रहें और मेरे द्वारा एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है जो हम पिछले डेज़ में करंट अफेयर पढ़ चुके होते हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो ये क्या है, एक रिवीजन सीरीज चलेगी और साप्ताहिक भी जो रिवीजन सीरीज आती है आप उसका भी रिवीजन करते रहे। इस प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स में एक अच्छी पकड़ होगी ताकि आपको एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यह फ्रेंड्स रिवीजन है, ये जो है रिवीजन है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमने पिछले डेज़ में और यदि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो उसको भी इसी में सम्मिलित किया जाएगा। तो रिवीजन सीरीज में चलते हैं, जो पिछले डेज़ में हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लेते हैं कि महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथे बल्लेबाज कौन बन गई हैं तो वह हैं शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले जिस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नियुक्त किया है वह कौन है तो फ्रेंड्स वह हैं महमूद जमाल। कौन है? महमूद जमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट्स के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे का डायमंड यानी हीरा या डायमंड की खोज हुई है वह देश कौन सा है तो फ्रेंड्स वह है बोत्सवाना। ठीक है, कौन है? बोत्सवाना। यहीं पर बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह जो है हर साल 20 जून को। कब? 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम इराशी जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए वह देश है ईरान। कहाँ? ईरान के चुने गए हैं। BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है तो वह 10 करोड़। कितने? 10 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर जिसे दोबारा सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है तो वह कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। ये पहले से थे और इनको दोबारा भी जो है 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन है तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 135 कितनी है? 135 है। और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है यानी टॉप पर कौन है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है तो वह कौन सा था? इंडोनेशिया। और भारत की रैंकिंग इसमें 14 थी। किसमें? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 14 और टॉप पर इंडोनेशिया था। तो फ्रेंड्स जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 23 जून और पिछला रिवीजन ये मेरे द्वारा करवा दिया गया। आप बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करते रहो और नोट्स बना ले। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो PDF अपने पास ज़रूर रखें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।